तो चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई करियर क्राफ्टर पे। तो अब फिर जिस तरह से हम लोग पीछे करते आ रहे थे, मतलब मैं कल हम लोग देखे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और ये भी बायोलॉजी सेक्शन से ही लिया गया है। और इस वीडियो में आपको टोटल 20 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दिखाई पड़ेगा और आशा करते हैं कि आप अंत तक देखें और यदि आप देखते हैं सही ढंग से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, रिवीजन के रूप में हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल के टोटल जो है वो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछती है उस हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन को डिटेल के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है क्या कि पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान है, ये जो हमारा सेक्शन यदि देखा जाए तो श्वसन वाला एक्सरसाइज से लिया गया है। कहता है क्या कि पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान जो होती है वो कहाँ होता है या कैसे होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है। आपको याद रखना है क्या कि पत्तियों में गैसों का गैसों का आदान प्रदान जो हो रही है, चला जी आपको पता होगा कि गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाती है, तो ये श्वसन कहलाती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब पत्ती में गैसों का आदान प्रदान बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे क्या कि हमारे जो पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और उल्टे उसके विपरीत में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग त्याग करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इतनी बातों तक आपको समझ में आ रहा होगा, बचपन से ये चीज़ के बारे में आपको पता होगा। चलिए देखते हैं आंसर क्या कहता है इसका। जो कहता है क्या कि सीरा हो सकता है, रंध्र हो सकता है, मध्य सीरा हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर पता होगा, जब हमें पता है कि आपको आंसर पता होगा, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ चीज़ है। क्या है, रंध्र द्वारा पत्तियों में रंध्र पाई जाती है। और जो ये जो रंध्र जो होती है, रंध्र जो होता है उसी जगह पर क्या पाई जाती है, एक द्वारक कोशिका। एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि द्वारक कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, द्वारक कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, इस बात को भी याद रखना है। क्या याद रखना है कि द्वारक कोशिका कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है। तो ये जो द्वारक कोशिका जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई, अच्छा इसमें संरचना आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो ये संरचना है ना, ये वाला संरचना आपको हरा है और हरा ही ले लिए, इसके कारण से आपको दिखाई साफ नहीं पड़ रहा होगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये भी नहीं चलेगा आपको वहाँ पे। हाँ अब देखो यहाँ पे ये वाला जो आपको जो संरचना दिखाई पड़ रही है, ऐसे एक संरचना इधर से गया और इधर से एक संरचना है और बीच में एक थोड़ा सा खाली स्थान दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा एकदम मात्र दिखाई पड़े, हाँ दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो संरचना है वो क्या है, तुम्हारा द्वारक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वारक कोशिका, है ना। ये वाला जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कोशिका। तो आपको याद रखना है कि जो द्वारक कोशिका जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, पत्तियों के रंध्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पत्तियों के रंध्र में पाई जाती है। कंप्लीट हो तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जो क्या हो जाएगी, तो हमारा रंध्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे ये देखिए, जब ये दोनों सटा हुआ रहता है तो ध्यान रखना है क्या कि ये बंद होती है। क्या होता है, बंद होता है। और जब ये दोनों हटा रहेगा तब हम जानेंगे क्या कि ये ओपन है, मतलब कि खुला हुआ तो ये है। ठीक है, इस चीज को, बात को भी याद रखना है। चलिए अगला नंबर में देखा जाए। अगला कहता है क्या कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त यदि मान लिया जाए कि कोई मानव है और रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, कोई मानव है, मानव के जो रक्त हो जाए, ब्लड जो होता है, ब्लड में यदि आयरन की कमी हो जाए, आयरन यानी लोहा, जिसे एफी संकेत से सूचित करते हैं, ये जो लोहा की यदि कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में एक रोग होती है जिसका नाम होती है एनीमिया। क्या नाम होती है, एनीमिया नाम होती है। जो एनीमिया जो होती है इसे हम लोग कभी कभी सूखड़ा के नाम से जानते हैं। सूखड़ा का बीमारी, सूखड़ा धर लिया। कभी कभी जब मम्मी आपको खिलाते होंगे और आपको यदि पूरा शरीर मतलब पतला दुबला यदि आप हैं तो आपको अधिकांश बार ये बात शब्द सुनने के लिए आपको दिखाई पड़ता होगा कि तुम्हें सुखड़ा धर ललको तो तोरा क्या तुम खिलावी तो तोर शरीर न बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से यही चीज़ है कि सुखड़ा धर लिया, मतलब कि उसके शरीर में क्या हो जाती है, एनीमिया की, मतलब कि आयरन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण से एक रोग होती है जिसका नाम होती है एनीमिया होती है। ठीक है, मधुमेह याद होगा इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण से होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से, इंजाम के कारण से होती है। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला जो है, अगला टॉपिक क्या कहता है, देखो शेप भी दिया गया है यहाँ पर ही। अगला कहता है क्या कि कौन सी क्रिया
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है? प्रकाश संश्लेषण तो ये केवल किस में होता है चिरा जी? पादप में होता है। किस में होता है? पादप में होता है। बाष्पोत्सर्जन भी किस में होता है? पादप में होता है। चालन की बात करें तो ये चालन तो मानव करता है या जीव करते हैं, जंतु करते हैं या प्राणी करते हैं। प्राणी की बात करते हैं, जंतु कह देते हैं, है ना। ये चालन होते, चालन मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से चल रहे, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं, इसका मतलब कि हमें चालन की क्रिया हो रही है, ठीक है। अब कहा क्या बचा कौन? श्वसन। तो श्वसन जो होती है, कोई भी यदि सजीव है, चला जी कौन है? सजीव है, तो आप याद रखना है क्या कि जितने भी सजीव हैं, सजीव है इसका मतलब उसके शरीर में क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगा। क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगा। कंप्लीट हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी तुम्हारा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चला जाए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है क्या तुम्हारा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप जो होता है, पादप में एक संवहन बंडल होता है, इसे याद रखना है। संवहन बंडल होता है, ये साइड से थोड़ा सा लिखने में हमें अच्छा अनुभव होता है, इसी साइड से रहेंगे। अब कहता है संवहन बंडल। संवहन बंडल एक संवहन बंडल है, और ये जो संवहन बंडल जो होती है, ये संवहन बंडल में दो तरह की कोशिका होती है। कितने तरह के? दो तरह का। एक जो होता है जिसका नाम होती है जाइलम, जाइलम, और दूसरा जो होता है जिसका नाम होती है फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। ये जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, चला जी, ये दोनों को हम कोशिका को क्या बोलते हैं? जटिल कोशिका के नाम से जानते हैं। जटिल, जटिल कोशिका, जटिल कोशिका, या इसी को हम लोग जटिल उत्तक भी कहते हैं। जटिल उत्तक भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। जटिल उत्तक भी कहते हैं। चाहे तो तुमसे कह दे जटिल उत्तक, चाहे तो तुमसे कह दे जटिल कोशिका, या उसी को क्या बोल दे तुम्हें? संवहन बंडल कहते। इसमें दो पता चला, एक का नाम क्या था? जाइलम था, दूसरा का क्या नाम था? फ्लोएम था। अब देखो, एक याद रखना, शब्द को याद रखिएगा, जाइलम, थोड़ा सा, जाइलम। जो जाइलम जो होती है, आगे से दिखाई पड़ रहा होगा कि जल की बात कर रहा है। जा से क्या याद रखना है? जल याद रखना। अब फ्लोएम की बात करेगा, फ्लोएम, फ्लोएम की बात करेगा तो याद रखना है क्या? फल। अब फल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? फल जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? हमारे लिए भोजन होता है। क्या होता है? भोजन। तो यहाँ से आपको याद रखना है क्या कि जो हमारा जाइलम जो होती है, जो हमारा जाइलम जो होती है, जाइलम जो होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? जल के लिए। और फ्लोएम जो होती है वो किसके लिए होती है? फल यानी कि भोजन के लिए। इस सेंटेंस से आपको याद हो जाएगा, जस से जाइलम हो जाएगी और फ से फल याद रख लेना है, ठीक है। चला जाए, तो यहाँ से आपको आंसर प्राप्त हो गया होगा कि जो जाइलम जो होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो जल के लिए होती है। किसके लिए? जल के लिए होती है। आगे बाकी तो कोई ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके बारे में आपको याद रखिएगा। हाँ, यहाँ से जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ और बता देते हैं। जाइलम जो होती है जल के साथ क्या ले जाता है? इसके साथ ले जाता है खनिज लवण, खनिज लवण ले जाता है, खनिज लवण। क्योंकि जो पौधे जो होते हैं, पौधों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लिया जाए तो लोहा की ज़रूरत होती है, लोहा सवायन के रूप में होती है। लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सभी चीज़ों को, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम होगा, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसके साथ हम लिख दिए क्या कि ये खनिज लवण को भी ले जाती है। तो किसके रूप में जाता है? तो जल के साथ ये मिल के जाती है। कहाँ से जाती है? तो मिट्टी से लेकर जाती है। किसके द्वारा जाता है? तो जड़ द्वारा। जड़ में कौन होता है? सर जी, जाइलम होता है, और वही क्या होती है? पूरे शरीर तक फैलाने का कार्य करती है। जाइलम जो होती है केवल ये नीचे से ऊपर की तरह कार्य करती है। कहाँ करती है? जाइलम ऊपर की कार्य करता है, जबकि फ्लोएम की बात करें तो ये ऊपर भी जाती है और ये नीचे की ओर जाती है। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या कि जाइलम जो है वो क्या है? द्विपथीय कार्य करता है। द्विपथीय मतलब दोनों पथ में ये कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा कहता है क्या कि रक्त इनमें क्या करता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ही हमें क्या कर रहा है कि जो रक्त जो ये हमें दिखाई पड़ रही है, रक्त का जो रंग जो है वो लाल क्यों दिखाई पड़ रही है? दिखाई करने का कारण क्या है? आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज़ों के बारे में कि जो रक्त का लाल रंग जो दिखाई देने का जो कारण होती है वो क्या होती है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है?
तो सर जी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है सर जी ये एक प्रकार का क्या होती है, तो वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक होता है, वर्णक होता है। और यही वर्णक के कारण से क्या होती है, रक्त का जो रंग जो होता है वो कैसा दिखाई पड़ती है सर जी, लाल दिखाई पड़ती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक पॉइंट और यहाँ से लिखो तुम, जो हीमोग्लोबिन होता है चला जी, इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं HB। क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं, ठीक है, HB। और जो एक HB जो होती है, एक HB जो होती है, एक HB जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को, कितने ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को बांध कर ले जाती है। कितने ऑक्सीजन को बांध कर ले जाती है सर जी, 4 ऑक्सीजन को ये बांध कर ले जाती है। ठीक है, चला जाए अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही है। देखा जाए कवकों में होती है, नहीं सर जी। जंतु में होती है, भी नहीं होगा। तो हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस में होती है, हरे पादप में। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, स्वपोषी जीव स्वपोषी जीव जो होता है वो क्या करता है, स्वपोषी जीव जो होता है वो क्या करता है, भोजन बनाता है। क्या करता है, भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, क्या करता है, भोजन बना लेता है। साथ ही याद रखोगे कि ये हमेशा जो होती है ये हरे पादप मतलब किसकी उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते क्या सर जी, तो हम इसे बोलते हैं क्या, हम इसे बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक हो, ये सभी चीज जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो सर जी वर्णक है। क्या है, वर्णक है। तो आप यदि 9th क्लास पढ़े होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा कि वर्णक क्या होता है, क्या वर्णक क्या होते हैं, वर्णक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे। वर्णक के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो वर्णक जो होते हैं वो 3 प्रकार के। एक का नाम था वर्णी लवक, सॉरी वर्णक नहीं, लवक की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, लवक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, लवक की बात कर रहे हैं। जो लवक है वो मुख्यतः 3 प्रकार के। एक का नाम था क्या, वर्णी लवक, एक का नाम था क्या, अवर्णी लवक, और एक जो होती है जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, क्लोरोफिल या हरित लवक जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये हरे पादप से हमें प्राप्त होती है। और हरे पादप हमेशा कब भोजन बनाती है, तो ये दिन में भी बना सकता है और रात में भी बना सकता है। लेकिन बशर्ते आपके हिसाब से, आप लोग का 10th लेवल के हिसाब से याद रखना है क्या, कि केवल ये मतलब दिन में ही भोजन बनाता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की इसकी जरूरत होती है। जब तक सूर्य की प्रकाश न मिलेगा तो ये भोजन नहीं बनाएगा। देखो यहाँ से सूर्य की प्रकाश इधर से आ रही है ना, सूर्य की प्रकाश यहाँ से आ रही है, और ये सूर्य की प्रकाश जो है, ये सूर्य की प्रकाश यहाँ देखो आ रही है, और यहाँ से ये रासायनिक पहले ये जो ऊर्जा होती है प्रकाश ऊर्जा में रहती है, और ये प्रकाश ऊर्जा जो होता है वो किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा में जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, उसे तोड़ देता है, और तोड़कर इसे मतलब यही क्लोरोप्लास्ट या जो क्लोरोफिल है तुम्हारा, जो वो तोड़ देता है, और तोड़कर क्या बना देता है, रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा के बाद में वो बदल जाती है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जाकर बदल जाती है किसमें, तो ग्लूकोज में जाकर बदल जाता है। ठीक है, चला जाए अगला नंबर में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है चला जी कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त में। आपको पता होगा क्लोरोफिल जो होती है वो हमेशा पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो लाल रक्त कण है। क्या है, लाल रक्त कण है। लाल रक्त कण को हम लोग क्या बोलते हैं, RBC कहते हैं। क्या बोलते हैं, RBC, रेड ब्लड सेल के भी नाम से जानते हैं। आगे कहा था क्या, वर्णी लवक। अभी वर्णी लवक क्या बता, रंग बिरंग के जितने भी रंग बिरंगी पौधे का जो रंग बिरंगी का जो कलर जो दिखाई हुआ, पत्तियां जो दिखाई पड़ रही है, पौधे, पादप डायरेक्टली लिख देते हैं, पादप,
ये जो पादप दिखाई पड़े रंग बिरंगे के, समझ जाइएगा किसके कारण से, तो बर्नी लवक का कारण है, ठीक है, बर्नी लवक। श्वेत रक्त कणिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में WBC के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता, यह क्या करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है, क्या करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, तंत्र का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का। इसका यदि जीवन की बात करें, जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिनों का होता है, ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है, ये 2 से 4 दिनों का होता है। 2 से 4 दिनों का होने का भी कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में ये लड़ने का कार्य करती है, इसे हम लोग शरीर का बॉडी गार्ड के नाम से जानते हैं, बॉडी गार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी गार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जब RBC की बात करें तो इसका जो जीवन काल होती है, अच्छा इसका लाल रंग तो हीमोग्लोबिन वर्ण का भी बताया है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होती है वो क्या होती है, इसका रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। साथ ही साथ इसका जीवन के काल की बात करें तो 100 से 120 दिनों का होता है, क्या होती है, 100 से 120 दिनों का होता है, ठीक है, 100 से 120 दिनों का होता है, 100 से 120 दिनों का होता है, ठीक है, दिनों का होता है। साथ ही साथ इसको यदि बात करें तो इसका जो इसमें जो उपस्थित एक जो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन के कितने अणु, 4 अणु को बांध कर ले जाता है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे कहता क्या, आगे क्या कहता है, जो देखा जा, अच्छा आंसर आपको इसमें निकल के चला आया होगा, इतना आपको तो पता होगा। मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है, तो सर जी क्लोरोफिल में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला नंबर देखा जाए, अगला कहता है क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है, जो, अच्छा सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बताएं थोड़ा सा, सर जी गेट खोल दीजिए। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जो हमारे पास समीकरण है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले क्या होता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, साथ ही साथ हमारे पास से क्या आता है, जल आता है, क्या आती है, जल आता है, और एक की उपस्थिति हो जिसका नाम होती है सूर्य की प्रकाश, क्या नाम होती है, सूर्य की प्रकाश नाम होती है, क्या नाम होता है, सूर्य की प्रकाश। ये जो सनलाइट, बिना सनलाइट का ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, पर्णहरित उपस्थित होना चाहिए, पर्णहरित होना चाहिए, पर्णहरित। और इसके बाद जो फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप जो बनती है, जो उत्पाद बनती है, थोड़ा सा इसे हम फिगर को साइड करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, है ना, चला जाए, अब लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ देखो क्या बनता है, तो ग्लूकोज अभी बताया, C6H12O6 का निर्माण करती है। साथ ही साथ इसमें जो बनता है, जिसका जो मुख्य उत्पाद जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और कुछ मात्रा में जल भी बनती है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वो बाहर हो जाता है। अब देखा जाए, अब कहा क्वेश्चन जिस पे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर होता है, चलो या तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, या तो तुम्हारे पास कहाँ से बाहर होगा, जल से। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन में होना चाहिए, जो आंसर जो होना चाहिए मुख्य रूप से ये 2 ही होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास कौन होगा, या तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या तो जल होगा। इसका मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जो मुख्य रूप से जो यदि इसका जो आंसर जो देखा जाए तो जो ऑक्सीजन जो निकलते हैं, अच्छा इसे संतुलित भी करते हैं, थोड़ा सा पहले इसे आंसर पर देख लेते हैं। इसका जो ऑक्सीजन जो निकलता है वो कहाँ से निकलती है, सर जी जल द्वारा। जल जब टूटती है तो जल को टूटने से क्या बन जाती है, ऑक्सीजन बन जाती है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, क्या होता है, जल का निर्माण होता है। बस उसी को हम लोग उल्टा समझ रहे हैं कि जो हमारे पास जो पहले से जल था, अब वो जल क्या हो गया, टूट गया 2 चीजों में, एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा का नाम है ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन जो टूटा वही किससे निकलता है, तो सर जी जल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है, ठीक है, चला जाए, कोई बात नहीं,
दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। ठीक है, चला जाए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, तो आंसर हमें पड़ गया, आ गया। अब इसको संतुलित करना रहता है, तो याद रखिएगा ज़्यादा कुछ नहीं, संतुलित करने के लिए आपको आपसे 6 से इधर गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे गुना कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे का है जी 6 12 6 6 6 12 6 6, हमें तो याद है कि हाँ चलो ठीक है। अब संतुलित भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित आपको पता होगा कैसे किया जाता है। दोनों तरफ ही हम यदि परमाणुओं की संख्या गिनते हैं, जहाँ घटता है उसके अनुसार से हम धीरे धीरे बढ़ाते चलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाता है, तो वो हम मान लेते हैं कि वो संतुलित हो जाती है। जब हम 6 12 6 6 से यदि हम करते हैं तो यहाँ पर जो ये जो तुम्हारा जो जल था, ये 12 अणु जैसी लेता है, तो ये क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है, 12 अणु जैसी लेता है, तो ये संतुलित हो जाए, पूरे के पूरे ये समीकरण सही हो जाती है। और डायरेक्टली तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप प्रकाश संश्लेषण की आप अभिक्रिया को लिखिए या प्रकाश संश्लेषण की समीकरण को लिखें। डायरेक्टली 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का था कि ऑक्सीजन है, ये जो आपको याद होगा जब पढ़े होंगे आप एक्सरसाइज नाम बताते हैं आपको, समन्वय और नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो एक्सरसाइज जब पढ़े होंगे तो उस समय आपको ये पता चला होगा कि ऑक्सीजन क्या होती है। ऑक्सीजन जो होता है चला जी, ये हार्मोन होता है। कहाँ पे हार्मोन होता है सर जी, पादपों का हार्मोन। ये साइड से हमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, चलो देखा जाए। कहाँ पे पाई जाती है, पादपों में। ये पादपों में एक हार्मोन है जिसका नाम है क्या, ऑक्सीजन नाम है। क्या नाम है, ऑक्सीजन नाम है। पादप में आपको पता होगा कि मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन आप पढ़े होंगे। कितने प्रकार के पढ़े होंगे, 5 प्रकार का। एक का नाम था क्या, ऑक्सीजन था ना, चलो लिख दिया जाता है यहाँ पे, आपको याद हो जाएगा, ऑक्सीजन नाम था। दूसरा का नाम था जिब्रेलिन्स, तीसरा के नाम था साइटोकाइनिन, और चौथा जो तुम्हारा हार्मोन था जिसका नाम था क्या, एब्सेसिक एसिड। एसिड और इसे एब्सेसिक एसिड को ABA के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो होता है जिसका नाम होती है क्या, एथिलीन। ये 5 प्रकार के हार्मोन जो है वो कहाँ पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। आपको इसको याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाई पड़ता है। एकदम कंफर्म है कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देगा ही देगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, चला जाए आगे देखा जाए तो ये 5 प्रकार का हार्मोन होती है, जब वो कहाँ पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार के कार्य वो करती है। आगे हम लोग डिटेल करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन क्या करता है जो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ऐसे बता देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ऐसे भी हम लोग डिटेल के साथ चल रहे हैं। तो ऑक्सीजन और जो जिब्रेलिन्स जो होती है, ये दोनों के दोनों शीर्ष भाग में पाया जाता है, और ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कहाँ पे मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो होती है पादपों का हरा रखने में मदद करता है। और एब्सेसिक एसिड जो होता है इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, रोधक हार्मोन कहते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। और एथिलीन जो होता है चला जी, इसे हम लोग फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं।
हार्मोन कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारा वो क्या है, ये एथिलीन, मतलब सबसे पहले ऑक्सीजन जो हमारा शीर्ष भाग में कोश का विभाजन मतलब वृद्धि में ये काम करती है। जितने भी पौधे का जो वृद्धि है सब जो करवा रहा है वो किसके कारण से हो रही है, दो हार्मोन जिसका नाम था ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स के कारण से। फिर आया साइटोकाइनिन, ये पादपों को हरा भरा रखने का कार्य करती है, बीजों का अंकुरन में भाग लेता है। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से जानते हैं, जिसे वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये पौधों को सब चाहता है क्या कि पौधे वृद्धि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो, और ये चाहता है क्या नहीं तुम्हें हम छोटा करके रखेंगे। मतलब हो सकता है इसे रोकने वाला यदि ना हो, सही बात यह है कि यदि सब आप एक ही काम करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पॉलिटिक्स में आप देखे होंगे कि यदि कोई एक हो तो विरोधी रहना चाहिए, यदि विरोधी नहीं रहा तो नेता क्या होता कि एक दूसरे को एकदम मतलब अपना मनमानी करने लगता है। तो वही मान लीजिए कि पौधों में यदि हार्मोन सब वृद्धि करता तो रोकने वाला कौन है। वृद्धि करते करते पौधा, मान लीजिए कि हमारे पास जो अमरूद का पेड़ जो होता है वो छोटा छोटा जो है, फिर भी आराम से हम लोग चढ़ के तोड़ लेते, मान लीजिए कि बहुत ऊंचा ऊंचा होने लगा, तो उसे रोकने के लिए तो कोई चाहिए ना। अब जो हम धान का खेत, जो छोटा सा धान का जो पौधा होता है वो जी सा, मान ले जाए कि ये इसमें ढेर सारा ये सब हार्मोन स्रावित हो जाए, ढेर सारा ये हार्मोन स्रावित हो जाए, तो उस कंडीशन में यदि ये तो पौधा बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो धान काटेगा कहाँ से। तो इस तरह से इसे रोकने के लिए एक एब्सिसिक एसिड होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, तो एथिलीन। और एक चीज और याद रखेगा एथिलीन के बारे में कि ये गैस के रूप में पाया जाता है। इकलौता ये जो है वो किसके रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है। कैसा रहता है, गैस के रूप में। ठीक है, चलिए अब इस आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, हार्मोन हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। चला जा, तुम्हारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो देखिए कहता है इसमें इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है। आपको पता होगा अमीबा से क्वेश्चन भी एक पूछना ही पूछना है, एकदम फिक्स कर दिया जाता है एग्जाम में कि हाँ आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अमीबा से भी एक क्वेश्चन पूछी जाती है जिसका नाम है, कहा क्या कि क्वेश्चन क्या कहता है कि अमीबा में अंत ग्रहण, भोजन का ग्रहण, मान लिया जाए कि अमीबा जो है, अमीबा का आकार सबसे पहले तो क्या होती है, अनिश्चित होता है। ये बात भी जानना चाहिए, अनिश्चित होता है। आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। साथ ही साथ इसका जब अनिश्चित होगा तो जहां तहां से ये भोजन ऐसे बन गया। अब क्या होता है, मान लिया जाए कि भोजन यहाँ पे, इसको यहाँ में, तो ये अपनी सतह को क्या करेगा, यहाँ से तोड़ेगा। क्या करेगा, तोड़ेगा। क्या कर देगा, तोड़ेगा। यहाँ से सतह को तोड़ा और तोड़कर ये क्या कर देगा, ये भोजन के अंदर की ओर ऐसे कर लेगा, है ना, ऐसे की ओर भोजन को क्या कर लेगा, अंदर किया। एक तरह से कह सकते हो क्या कि ये यहाँ पे ये जो संरचना बनाती है, जहाँ पे ये संरचना का नाम होती है भोजन रसधानी। क्या नाम होती है, भोजन रसधानी। क्या नाम रहेगा इसे, भोजन रस, मतलब भोजन को कहाँ पे लेके चला जाता है, रसधानी में लेके चला जाता है, रसधानी में, और वहीं पे भोजन का क्या कर लेता है, पाचन की क्रिया कर लेता है। तुमसे यदि पूछे कि भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा करता है, तो याद रखना है कुटपाद के द्वारा। ये जो संरचना, जो बाहर वाला इसका जो सतह है, इस सतह को हम क्या बोलते हैं, कुटपाद कहते हैं। लेकिन तुमसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ पे होती है, तब तुम क्या बताओगे, सजीव भोजन रसधानी में होती है। कंप्लीट है। एक क्रिया और इसमें होती है, इसका नाम होता है बहिष्करण। बहिष्करण में क्या करेगा, फिर अपनी सतह को, मान लिया जाए कि ये भोजन को पचा लिया, जितना भोजन ये किया था भोजन को पचा लिया। पचाने के बाद इसके शरीर में कुछ मात्रा में, थोड़ा मात्रा में तो बचेगा, अपशिष्ट पदार्थ तो बचेगा। हम लोग भी खाते हैं फल फूल, ये सब सब्जियां, जो भी खाना भोजन खाद्य पदार्थ करते हैं, उससे बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वो उसे बाहर करते हैं। उसी तरह से इसके शरीर में भी बच जाता होगा, तो उसे क्या करता है, ये शरीर से बाहर करता है। अब ये जो बाहर करने का जो क्रिया होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहिष्करण के नाम से जानते हैं। तो अमीबा में मुख्यतः 3 प्रकार की क्रिया होती है, जिसका एक का नाम होती है अंतग्रहण, दूसरा का नाम होती है भोजन का तोड़ देना, भोजन का पाचन करना, और तीसरा जो होती है जिसका नाम होती है बहिष्करण। कंप्लीट हो, चला जाए अगला नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुटपाद हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन का था कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, आंसर तो आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज में, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आंसर तो अधिकांश का आंसर आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ता है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आंसर हमें दिखाई पड़ रहा है फिर भी आंसर नहीं दे पाते, इसका मतलब आप में कुछ दिक्कत है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेज है, इतना तो कन्फर्म है। आप लोग यदि पढ़ना चाहिएगा तो बहुत ज़्यादा तक, बहुत ऊपर तक जाइएगा, लेकिन क्या किया जाए, लेकिन पढ़ते तो यहाँ तो
स्क्रॉल वाला बात है ना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे यदि आपको कहा क्या कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है, पत्ती में पाई जाती है, फूल में, आपको क्या कौन सी संरचना दिखाई पड़ रही है? सर जी जड़ दिखाई पड़ रही है। जड़ दिखाई पड़े इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अगला नंबर। अगला कहा था कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होती है और हर बार शायद पिछला वाला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि क्या था कि सबसे बड़ा जो ग्रंथि होती है मानव का, उसका नाम होती है लीवर। क्या नाम होती है? लीवर नाम होती है। लीवर नाम होती है। कंप्लीट नाम पता है? लीवर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? यकृत कहते हैं। इसका वजन की बात करें तो करीब करीब कितने केजी का होता है? 1.5 केजी का होता है। सर जी कोई बात नहीं। कभी कभी आपको पता होगा कि जो हम जब कोई जहर खा लेते हैं या कोई ख़राब पदार्थ खा लेते हैं, या मान लिया जाए कि कुछ ऐसे दवा खा लिए, तो जो सबसे पहले जो उसको जो टेस्ट करता है, इसे माना जाए, सिंपल से एकदम फार्मूला में आपको समझाना चाहते हैं। देखिए हम जो भी भोजन करते हैं उसको सबसे पहले जो टेस्ट करता है हमारे पेट में, हमारे पाचन तंत्र में, वो कौन है? तो कौन है? यकृत है। यदि वो टेस्ट में उसे अच्छा लगा तब तो भोजन को पाचन करने के लिए वो राजी हो जाएगा। लेकिन यदि टेस्ट अच्छा नहीं लगा तब ये वोमिटिंग करवाएगा, ये एंजाइम स्रावित करेगा और वो उसके कारण से क्या हो जाती है? वोमिटिंग होने लगता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें पता करें। अब जब शराब पी लेता है कोई व्यक्ति, तो आप सुने होंगे कि आप ऐसे कोई बोलते होंगे, मम्मी से सुने होंगे कि यकीनी से भी सुनते हैं कि जो फलानमा था जो दारू बहुत ज़्यादा पीता था, उसके कारण से उसका क्या हो गया? लीवर खराब हो गया। मतलब यकृत क्या हो गई? खराब हो गई। यकृत का मतलब कि शराब सबसे पहले जो रोज जो टेस्ट कर रहा था वो तुम नहीं कर रहे थे। कौन कर रहा था? सर जी यहाँ तो कर रहा था तुम्हारा कौन? यकृत कर रहा था। इसी के कारण से उसे क्या होगा? लीवर की बीमारी, मतलब कि लीवर क्या हो गया? उसका डैमेज हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा रिकवर जो रखने है पुनरुद्भवन की घटना यदि हो, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट की बात करें हमारे शरीर की, पुनरुद्भवन वाला प्रक्रिया की बात नहीं किया जा रहा, ये पुनरुद्भवन मतलब हो कि जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में जो रिकवर जो करने का जो है ना, यदि मान लिया कि कुछ मात्रा में इसकी छोटे से टुकड़ा टूट गया है, घाव हो गया किसी तरह से, तो उसे जो रिकवर करने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा इसी का है। और सबसे कम जो है वो किसका होती है? मस्तिष्क का थोड़ा सा भी घाव हो गया तो आपको बहुत समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन इसका बात करें तो इसमें क्या हो जाएगी? आपको बहुत जल्द ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब इसका रिकवरी रेट होता है जो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चला जाए अगला नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा लीवर हो जाएगा, ए नंबर। अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है जो क्या करता है? ग्रंथि है जो क्या करता है? हार्मोन और इंजाइम दोनों प्रकार की चीजों को स्रावित करता है। इसीलिए हम लोग अग्नाशय में एक कोशिका जिक्र लैंगर हेस्की तो विका कहते हैं, वो है जो हार्मोन स्रावित करता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि का। ठीक है, आगे देखिए। अंडाशय जो होती है ये मादा जनन अंग है, सॉरी मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का जो निर्माण होती है वो कहाँ होती है? तो अंडाशय में। एड्रिनल जो होती है वो एक प्रकार का क्या होती है? ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। जो कैसा ग्रंथि होती है? तो सर जी अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। कैसा ग्रंथि होती है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है सर जी? तो ये ब्रीक के नीचे पाई जाती है। कहाँ ब्रीक के सटा हुआ रहता, ब्रीक में सटा हुआ रहता, ब्रीक में सटा हुआ रहता है। और ब्रीक में इसी में दो भाग रहता है जिसका नाम होती है क्या? कॉर्टेक्स। एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक का नाम होती है मेडुला। तो यहाँ तक हम लोग डिटेल से चलते जा रहे हैं। इसके कारण से ऐसा कुछ बचेगा, कभी कभी ऐसा ना हो कि हाँ सर आप 20 क्वेश्चन का डील करवाया और समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आप ही के चलते ले रहे हैं कि एक जो क्वेश्चन जो हम लिए उसमें आपको देखो कितना सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, तो इस कारण से समय लगती है ना। अब बताएंगे तो समय लगना ही लगना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं तो फिर आते हैं मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, बस अगले चलो जी, अगला चलो जी, मतलब कि 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कहानी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा वाला तो है नहीं, आपको डिटेल के साथ चल रहा है तो समय तो लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर कहता है क्या कि निम्नलिखित में
में कौन उत्सर्जित अंग होती है? उत्सर्जित अंग किसे कहते हैं? चला जी, आपको पता होगा कि उत्सर्जित अंग का मतलब होता है क्या, कि जो उत्सर्जन में भाग लेता होगा, वैसा अंग जो उत्सर्जन में भाग लेता होगा। मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में पता है? सबसे पहले ये पहले बताओ, उत्सर्जन तंत्र के बारे में सर जी हमें नहीं पता, पहले आप ये बताएं हमें। उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है, चला जी, उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है क्या, कि जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, वो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाती है। अब कहा कि सर जी ये जो उत्सर्जन जो कहलाता है, ये कहलाने का तो ठीक है, हम मान लिए कि उत्सर्जन कहलाता है, लेकिन ये उत्सर्जन के जो बाहर आप कर रहे थे, उस बाहर करने वाले में होता क्या है सर? तो उसमें होता है उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ होता है। अब समझ में आ गया सर जी कि उत्सर्जन में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसमें जो होता है क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है सर जी। और कुछ होता है का? हाँ जी, और कुछ होता है जिसका नाम होती है यूरिक एसिड, यूरिया। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होती है, यूरिया होता है। आप पढ़े होंगे अमोनिया के बारे में, नाम सुने होंगे, अमोनिया का नाम सुने होंगे। ये सभी के सभी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। और ये सभी को यदि हम मिला दें, चला जी, ये सभी को मिला दें यदि हम, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का जो होता है वो कैसा द्रव होती है? तो कह सकते हैं क्या, कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह से, मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव होता है? क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, चला जाए आगे देखते हैं। अम्लीय क्यों बोले थे सर जी? क्योंकि उसमें रहता है अम्ल होता है, लेकिन इसकी प्रकृति यदि देखा जाए तो कैसा होता है? क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, चला जाए। अब देखिए, उत्सर्जित अंग में अब बात कर रहा था, ये तो उत्सर्जित पदार्थ आपने बता दिया। ठीक है, उत्सर्जित अंग भी बता देते हैं, कोई बात नहीं सर जी। उत्सर्जित अंग का मतलब हुआ कि जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ बाहर होता है। हानिकारक मतलब जो उत्सर्जन में भाग लेता है, सिंपल से ऐसे याद रखिए। जो उत्सर्जन में भाग लेता हो, है ना। अब इसमें भाग कौन लिया सर जी? ब्रीक लिया सर, किडनी लिया सर, मूत्रवाहिनी लिया सर, मूत्राशय लिया सर, मूत्र मार्ग लिया सर। ये सभी मिलकर जो होती है मानव में कौची बनाता है? तो सर जी उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती है। अब इन पूरे फिगर में से आप देखो इधर की ऑप्शन में कौन है जो दिया गया है तुम्हारे पास? ब्रीक, अग्नाशय, आंख, ये तीनों तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर पे चलते हैं। अगला कहता क्या कि बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है? बाष्पोत्सर्जन जो होती है प्रकार की क्या होती है? भौतिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट नंबर पे। अगला नंबर कहता है क्या कि रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? शायद कल हम एक क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल में बताए थे कि रक्त जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, ना कि कोशिका होता है। याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा जो रक्त है ना तो कोशिका होती है, ना ही कोई पदार्थ होती है। इनमें से कोई वाला तो ऑप्शन नहीं खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तक हो जाएगा। अब ये इसे कभी कभी लिखता है तरल संयोजी उत्तक होती है। क्या होती है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक क्यों कहा गया सर जी? क्योंकि ये फॉर्म जो रहता है इसका वो तरल रहता है, साथ ही साथ ये पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे संयोजी के नाम से। संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
एक बात और याद रखें, रक्त का जो पीएच मान होता है, चला जी पीएच मान याद होगा, सबका याद होगा, कितने होते हैं 7.4 होते हैं, कितने होते हैं 7 इसका जो लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण से होती है, हीमोग्लोबिन के कारण से, तो अभी पीछे पढ़े थे हम लोग। फिर आगे चले से तब पता चला था क्या कि हमारा जो रक्त जो होती है, रक्त में दो तरह के पदार्थ होते हैं, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक का नाम होती है ठोस, एक का नाम होती है ठोस और एक होता है तरल। मतलब ये तरल, ये दो रूपों में होता है, तरल होता है। ठोस जो होता है इसमें यदि देखोगे और इसमें देखोगे कुछ मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि ठोस की बात करें तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा आरबीसी, फिर तुम्हारा आ जाएगा कौन डब्ल्यूबीसी और तुम्हारा एक आ जाएगा कौन प्लेटलेट्स। ये तीनों के तीनों ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में नहीं तरल अवस्था में पाई जाती है। और ठोस की बात करें तो इसमें आ जाती है तुम्हारा कौन, तो आ जाती है प्लाज्मा। कौन आ जाता है प्लाज्मा आ जाती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा कि ये वाला जो भाग है इसका भाग है। ठीक है, चलिए अगला नंबर में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखिएगा अगला कहता है क्या कि शरीर में भोजन को पचना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सर जी उपचयन अभिक्रिया। इसके बारे में तो आप पहले से पढ़े होंगे कि ये कैसी प्रकार की प्रक्रिया है भोजन का पचना, तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको डिटेल क्या दें। आगे कहता है क्या कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का कार्य योगदान होता है। अच्छा, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन, तो विटामिन किसके बारे में, के होता है। जो विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन ए जो होती है रतौंधी मतलब कि रतौंधी को दूर करने, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर देखा जाए। अगला नंबर कहता है क्या कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण और न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो सभ्य में होता है, हमारे भी कोशिका में है। रक्त, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि जो तुम्हारा जो आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाई जाती है। केंद्रक की बात कर रहा, केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तुम्हारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है पीछे पढ़े हैं कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, सर जी हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ये पहला नंबर वाला हो जाएगा। इस सबको डिटेल में क्या करना। अगला नंबर देखिएगा, अगला कहता है क्या कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। अब बहुत सारे पेड़ पौधे पर, मरे हुए पेड़ पौधे पर आपको दिखाई पड़ता होगा कि पौधे उगा हुआ रहता है, जैसे कि आपने फिगर को में दिखाई पड़ रहा होगा, मरे हुए पेड़ पौधे पर जीवित रहता है। जैसे कोई पेड़ सूख गया तो उसके ऊपर देखे हुए छोटे छोटे गोबर छत्ता, अच्छा गोबर छत्ता का नाम सुने होंगे, गोबर छत्ता जो होता है ना, गोबर छत्ता जो गोबर छत्ता जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, तो मृत जीवी होती है, एक प्रकार का कवक का ही प्रकार होती है। आप मशरूम खाते हैं, मशरूम जो खाते हैं, मशरूम भी एक प्रकार का क्या होता है, सर जी कवक होता है। ठीक है, तो हमारा जो कवक जो होती है, ये कवक जो में जो पोषण होती है वो कैसी वाला पोषण होती है, तो मृत जीवी वाला पोषण होता है। कैसा वाला पोषण होता है, तो मृत जीवी वाला पोषण होता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, टोटल 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करें। जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पर से वीडियो को लेकर और अपने दोस्त के पास शेयर करते हैं, उसी तरह से इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट मतलब अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और एक और चीज़ बता रहे हैं तुम लोग को कि आपका एप्लीकेशन भी आ चुका है। आप जाकर एप्लीकेशन जाकर टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम नहीं, आपका जो प्ले स्टोर जो होती है, प्ले स्टोर पर जाकर क्या करिएगा, आप सर्च कीजिएगा करियर क्राफ्टर्स 10th नोस्ट, तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। एप्लीकेशन आ गया, वहाँ पे क्यूज दे सकते हैं, बहुत सारे फीचर लाया गया, नए नए चीज़ों का उसमें फीचर ऐड किया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।